जय हिंद साथियों, राम अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 7 का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट 7 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें हम अभी तक एस्केप वेलोसिटी तक पढ़ चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर भेजा जाता है। ये हमारी लास्ट क्लास रही है। आज हम अपनी क्लास को ऑर्बिट्स से शुरू करेंगे। ऑर्बिट जिसे कक्षा भी कहा जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन, जिसमें हम आज सबसे पहले ऑर्बिट्स का अध्ययन करने वाले हैं कि ऑर्बिट्स क्या होती है। आज हमें पढ़ना है कि ऑर्बिट क्या होती है। ऑर्बिट यानी कि कक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कक्षा होती क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कक्षाओं को कितने भाग में विभाजित किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट्स। बट आज पहली क्लास में हम क्या देखेंगे कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल का प्रमुख तारा सूर्य है। सोलर सिस्टम का जो मेन स्टार है दैट इज सन। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज सन। अब सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और उन 8 ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी, जिसपे हम और आप रहते हैं। अब उन 8 ग्रहों में जहां पर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, आप सोच के देखिए कि क्या कभी ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं कि आज मरकरी बोलने लगे कि यार बहुत दिन हुए सूर्य के पास रहते रहते, आज चलो पृथ्वी से मिलाऊं, या वीनस कहे कि पृथ्वी बहन आज मैं तुम्हारी जगह पर आऊं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पृथ्वी कहे अरे मुझे भी बहुत दिन हो गए, मैं एक काम करती हूँ प्लूटो तक घूम के आती हूँ? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 ग्रह हैं वे सभी अपनी निश्चित मार्ग में गति कर रहे हैं। उनका खुद का एक रास्ता है जिस पर वो गति कर रहे हैं, और वो रास्ता क्या कहलाता है? तो वही रास्ता कहलाता है कक्षा या ऑर्बिट। समझ में आया? तो कक्षा या ऑर्बिट क्या हुआ? ग्रह या उपग्रह के चारों ओर का वह मार्ग जहां पर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहा है जिस ग्रह में हम और आप रहते हैं, और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो ये क्या कहलाई? यहां पर चक्कर लगाने वाली ग्रह कौन सी है? पृथ्वी है, अर्थ है। तो ये रेड वाली लाइन क्या कहलाई? ये कहलाई पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जिस पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा यानी कि मून चक्कर लगाता है। चंदा मामा है ना, तो वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह जो है वह चंद्रमा है, और जिस पथ पर, जिस रास्ते पर चंद्रमा अपने चक्कर पृथ्वी के चारों ओर लगाएगा, वह किसकी कक्षा कहला जाएगी? वह कहला जाएगी चंद्रमा की कक्षा, यानी ऑर्बिट ऑफ मून। क्लियर है? सो ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट वह निश्चित मार्ग जिस पर कोई ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि कक्षा कहते हैं। जैसे रेड वाला पोर्शन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, व्हाइट वाला पोर्शन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा यानी मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। हमको इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी चर्चा करनी है, लेकिन वो हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कक्षा समझ में आया? सो कक्षा क्या है? डेफिनेट पाथ। डेफिनेट
पाथ। किसका डेफिनेट पाथ? जिस पर कोई ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाने वाले हो। क्लियर है? ठीक है, चले देखते हैं क्या है भैया ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? रेगुलर एंड रिपीटेटिव पाथ इन विच सेलेस्टियल बॉडीज और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अनदर सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है ऐसे पिंड, खगोलीय पिंड, ऐसे पिंड जो कि अंतरिक्ष में विद्यमान है, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर है? उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्लियर? तो कक्षा एक नियमित और दोहराए जाने वाला पथ है, डेफिनेट पाथ, जिसमें आकाशीय पिंड या मानव निर्मित उपग्रह किसी अन्य आकाशीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब यदि हम बात करें कि कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, यदि हम बात करें कि ऑर्बिट कितने टाइप के हैं, तो बच्चे ऑर्बिट या कक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार से कक्षाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला ऊंचाई के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, तो हमें दो प्रकार की कक्षाएं पढ़नी है। पहली ऊंचाई के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, और दूसरी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कोण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण यानी एंगल के आधार पर। तो हमें दो भागों में कक्षाओं को पढ़ना है। हाइट के आधार पर कैसे? नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे कक्षा परिवर्तित होती जाएगी। और अगर पृथ्वी से, मान लें ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई कक्षा इस प्रकार के कोण बनाकर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कोण के आधार पर कक्षा, यानी ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्लियर? चले आगे देखते हैं। यही चीज आपको वर्गीकरण में दी भी होगी, दिया गया होगा। तो सबसे पहले हमें किस पे पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई के आधार पर हमें कक्षा पढ़नी है। ऊंचाई के आधार पर देखते हैं। चलिए हम क्या देखते हैं? ऊंचाई के आधार पर कक्षा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ओके, चलिए लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है। अब कुछ ग्रह उपग्रह होंगे जो पृथ्वी के कहां होंगे? इस प्रकार की एक कक्षा बनी। फिर ये दूसरी कक्षा बनी। इसी प्रकार के डेफिनेट पाथ जो होते हैं वो कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ये तीसरी कक्षा बनी। ठीक, अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कक्षा परिवर्तित होती जाएगी। तो देखें, सबसे पहले ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। अब सबसे निकटतम, पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर यही है, जो सबसे निकटतम ऊंचाई पर कक्षा है। यही येलो वाली दिख रही है जो पृथ्वी के बिल्कुल पास है। इसे कहा जाता है लियो कक्षा। ये कैसी कक्षा है? लियो कक्षा। तो पहली जो ऊंचाई के आधार पर हमें कक्षा पढ़ना है वह कौन सी है? लियो कक्षा है। लियो का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है? तो लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगी लियो कक्षा। 150 से 2000 किलोमीटर की। क्लियर हुई ये चीज?
अब ये जो लियो कक्षा होती है, देखें, जब मान लेते हैं ये कोई पिंड है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास जब कोई ग्रह या उपग्रह, पृथ्वी के आसपास तो उपग्रह ही होगा, उपग्रह चाहे प्राकृतिक हो चाहे आर्टिफिशियल हो, यदि पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ घूर्णन काल होगा बेटा। घूर्णन काल, या जिसे हम ऑर्बिटल पीरियड या परिभ्रमण काल भी कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण काल का मतलब, ऑर्बिटल पीरियड का मतलब क्या हुआ? टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। किसी खगोलीय पिंड के द्वारा एक दोलन या एक बार रिवॉल्यूशन करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? उसका ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है या कक्षीय काल कहलाता है। तो लियो का अगर बात की जाए ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड यानी कक्षीय काल कितना होता है? तो यह होता है लगभग 90 मिनट, 60 से 90 मिनट, 60 से 90 मिनट। अब ये तो सबसे पास वाले ऑर्बिट्स हो गए। लियो जो है सबसे पास में है, पास में है, तो यहाँ उपग्रह कौन से यूज की भेजे जाते हैं? यहाँ उपग्रह कौन से होंगे? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं। इमेजिंग सैटेलाइट, इमेजिंग सैटेलाइट, इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि इसके अलावा सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग। देखो भैया एक बात बताओ, फोटो खींचना है तो अर्थ के पास रहोगे तो फोटो खींचेगी, मतलब किसी चीज के पास कैमरा रखोगे तो ज्यादा अच्छी फोटो आएगी, कि दूर रखोगे कैमरा और फिर जाके खड़े होगे तो अच्छी फोटो आएगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर कैमरा पास है तो ज़्यादा क्लियर फोटो आएगी। ऐसे ही जो इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं जिनसे हमें फोटोज प्राप्त होती हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? लियो कक्षा में रखे जाते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लियो कक्षा है, लियो कक्षा में रखा गया है ISS। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। इस ISS का जो प्रयोग किया, ये कितने में रखा गया है मैं एक बार ये भी बता दूं, ये रखा गया है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ISS कितनी ऊंचाई पर रखा गया है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया जो एक कह सकते हैं आप स्पेस स्टेशन है वो ISS। ISS है क्या? इतना इंपॉर्टेंट बल देके हमने बात क्यों कही? 400 किलोमीटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? उसका कारण है पहला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS रखा गया है 400 किलोमीटर में, जो कि लियो कक्षा है। ये एक प्रकार का ऐसा केंद्र है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है जो कि हमारे द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, रहकर भोजन पानी रिसर्च सारा काम यहाँ पर वे करते हैं। अब मैम इतना जोर दे के ISS क्यों पढ़ा रही, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि इसी वर्ष 2025 में शुभांशु शुक्ला जी पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ISS में 14 दिन बिताए हैं। ठीक है, एक्सियोम 4 करके एक मिशन गया था जो कि अमेरिका का मिशन था, उसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री गए जिनका नाम शुभांशु शुक्ला जी था। और शुभांशु शुक्ला जी के द्वारा शुभांशु शुक्ला जी ने 14 दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं और वे पहले भारतीय हैं जो 14 दिनों तक ISS में रहे। अब सवाल आएगा कि मैम सुनीता विलियम्स जी भी तो गई थी लास्ट ईयर, 9 महीने में वापस आई थी, क्या वो भारतीय नहीं है? जी बिल्कुल, वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। वे कंप्लीटली भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। समझ में आया? आप जरूर बताएं एक चीज हमको कि पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
ठीक है, लिख के बताइएगा कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे और अभी हाल ही में गए हैं कौन, शुभांशु शुक्ला जी, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। ठीक है, इस बार प्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है शुभांशु शुक्ला जी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। इसके बाद अब आपने लियो देख लिया, लियो के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लियो के बाद अगला है, जो अगली दूरी हमको दिख रही है लियो के बाद, दैट इज मियो। वह क्या है, मियो। तो मैम मियो क्या है, तो मियो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मियो क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज मियो, यानी मध्य पृथ्वी कक्षा, मध्य पृथ्वी कक्षा मियो। तो मध्य पृथ्वी कक्षा मियो क्या है, कितनी दूरी पर है मियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मियो की अगर हम दूरी की देखें, 2000 किलोमीटर पे क्या हुआ, लियो 2000 किलोमीटर तक का है, तो सीधी सी बात है मियो कहां से शुरू होगा, मियो शुरू होगा 2000 किलोमीटर के ऊपर से। सही बात है कि नहीं भैया, कि एक बाउंड्री खत्म होगी तब ना दूसरी बाउंड्री शुरू होगी। तो मियो कहां से शुरू होता है बच्चे, तो मियो की लेंथ होती है 2000 किलोमीटर से अप टू अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर तक, लगभग 36,000 किलोमीटर तक कौन जाता है, मियो कक्षा जाती है, लगभग 36,000 किलोमीटर तक। इसके अलावा अगर हम मियो की बात करें, तो अब इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी घूर्णन काल कितना है, सोच के देखिए। दूरी बढ़ गई यानी ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा चक्कर अगर लगाना पड़ेगा तो समय, जिसे आप ऑर्बिटल पीरियड या कक्षीय काल कह रहे थे, ये समय बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। दूरी बढ़ गई ना तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो यह समय हो जाएगा ऑर्बिटल पीरियड लगभग 6 आवर यानी कि 6 घंटे। तो इस अवस्था में ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है मियो में होता है आपका 6 घंटे का ऑर्बिटल पीरियड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर सैटेलाइट कौन से भेजे जाते हैं, अपन लोग तीन ही बात पर तो बात कर रहे हैं कि कक्षा की दूरी कितनी है, समय कितना लग रहा है और कौन से उपग्रह भेजे जा रहे हैं। तो मियो कक्षा में जो उपग्रह भेजे जाते हैं वे होते हैं लगभग आपके कौन से, वेदर सैटेलाइट, वेदर फॉरकास्टिंग यानी मौसम संबंधी उपग्रह भेजे जाते हैं। कहाँ पर, मियो कक्षा में भेजे जाते हैं वेदर सैटेलाइट। जैसे आज ठंड कितनी है, बढ़ेगी कि घटेगी, आने वाले 15 दिनों में मौसम का क्या हाल होने वाला, कौन बता रहा है, उपग्रह। कहाँ बैठ के बता रहे हैं, मियो कक्षा में बैठ के बता रहे हैं। समझ में आया आपके, ठीक। और आखिरी अंतिम कक्षा जो ऊंचाई के आधार पर निर्धारित की गई है वह अंतिम कक्षा है हमारी हियो कक्षा। देखिए पृथ्वी से सर्वाधिक ऊंचाई पर जो कक्षा है वह है हियो कक्षा। तो हियो कक्षा कितनी ऊंचाई पर है, 36। अच्छा पहले मैं आपको हियो का फुल फॉर्म तो बता दूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हियो का फुल फॉर्म है हाई अर्थ ऑर्बिट यानी उच्च पृथ्वी कक्षा। और यह उच्च पृथ्वी कक्षा कितनी ऊंचाई पर है, तो यह उच्च पृथ्वी कक्षा लगभग 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर रहने वाली कक्षा कौन सी कहलाएगी, उच्च पृथ्वी कक्षा कहलाएगी, यानी हाई अर्थ ऑर्बिट कहलाएगी। यहां पर घूर्णन काल कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर घूर्णन काल होता है 24 आवर यानी 24 घंटे। हियो कक्षा में रहने वाले उपग्रह अपना एक चक्रण पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेते हैं। और 24 घंटे किसका काल हुआ, तो 24 घंटे ही काल होता है आपके पृथ्वी का, सूर्य के पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाने का जो एक घूर्णन का काल होता है वह होता है 24 घंटे।
ठीक, तो एक पृथ्वी जितनी देर में अपना एक रोटेशन पूर्ण करेगी उतनी देर में हियो कक्षा के सैटेलाइट्स अपना एक चक्रण पूर्ण कर लेंगे, अपना एक रिवॉल्यूशन पूर्ण कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर कौन से उपग्रह भेजे जाते हैं? यहाँ मेजरली जो उपग्रह होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि संचार उपग्रह। कौन से सैटेलाइट होते हैं? यहाँ पर संचार उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे जीसैट, इनसैट, इस प्रकार के। हाँ, एक और बात यहाँ मैं बता दूं कि कुछ अपवाद है संचार उपग्रह का। अब अपवाद क्या है संचार उपग्रह के? जैसे एलॉन मस्क का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लियो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। होते कहाँ है स्थापित? हियो में। किया कहाँ जाएगा स्थापित? लियो में। एक अपने आप में अपवाद है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो इसके अलावा जो अपवाद है वो है ब्लू बर्ड सैटेलाइट, जो हाल ही में पृथ्वी से भेजा गया है। इंडिया ने ही भेजा है, अमेरिकन सैटेलाइट था, इंडिया ने भेजा है, और वो भी लियो में ही भेजा है। पृथ्वी ने इंडिया ने लियो में भेजा है। ठीक है, ये अपवाद है संचार उपग्रहों का। वो जब हम उपग्रहों के प्रकार पढ़ेंगे तो हम आपको और आगे बताएंगे। क्या यहाँ तक डाउट क्लियर है? लियो तो हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले हमने पढ़ा लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा। उसकी हाइट देखी 150 से 2000, ऑर्बिटल पीरियड देखा 60 से 90 मिनट। फिर हमने उपग्रह देखे कि इमेजिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर पर है। फिर हम आए मियो पे। मियो इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितनी दूरी पर है? 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर हमने देखा क्या, कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। और कौन से मौसम संबंधी उपग्रह भेजे जाते हैं? फिर हमने हियो कक्षा देखी, हाई अर्थ ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर से अधिक, 24 घंटे का समय लगता है, और यहाँ पर मुख्यतः संचार उपग्रहों को भेजा जाता है। यही सेम चीज आपको पीडीएफ में भी मिलने वाली है। चलें पीडीएफ से भी देखें। देखिए, एक्सप्लेनेशन वाला काम बोर्ड पे, एक्सप्लेनेशन रीड आप आराम से पीडीएफ से कर सकते हैं, नो डाउट। पीडीएफ में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, तो देखिए लियो कक्षा यहाँ पर सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं वो सर्वेइंग सैटेलाइट होते हैं, जो हमने आपको अभी बता दिया, पहले ही बता दिया। सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे जाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो मध्य कक्षा 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, 2000 किलोमीटर से 36,000, कितना समय? 6 से 8 घंटे का समय लगता है परिक्रमण करने के लिए। आगे इसके बाद की हमने आपको जियो स्टेशनरी या हियो कक्षा बताई, इसे ही हमने हियो कक्षा भी कहा है बच्चे। हियो कक्षा जो कितनी है? 36,000 किलोमीटर से ऊपर। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और यहाँ उपग्रहों की गति पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होती है, यानी कि द ऑर्बिटल पीरियड इज इक्वल टू द अर्थ्स रोटेशनल पीरियड। ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं, यानी संचार उपग्रहों को भेजा जाता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इस तरीके से एक डायग्राम भी दिया हुआ है। लियो कक्षा, मियो कक्षा, फिर जियो कक्षा। जियो कक्षा जिसे हियो कक्षा भी कहा जाता है। और यही जो ऊंचाई है, ये कक्षाएं हमारी, कौन सा उपग्रह कहाँ होगा, कितना उसका ऑर्बिटल पीरियड होगा, किस काम के लिए उपग्रहों को भेजा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं भी कोई भी उपग्रह डाल दिया ना, जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ उस उपयोग के अनुसार उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, उस कक्षा में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। क्लियर है? चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर सबसे पहली जो सैटेलाइट हमें पढ़नी है वो है पोलर सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सूर्य तुल्यकारी कक्षा। चले देखते हैं क्या होता है ये। देखें, कोण के आधार पर पहले हम आपको बता रहे हैं पोलर सैटेलाइट या सूर्य तुल्यकारी कक्षा। ठीक, तो देखें
ये हमारी पृथ्वी हुई, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवों के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ध्रुवों के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं। अब चूंकि कोई उपग्रह ध्रुवों के सापेक्ष चक्कर लगाने वाला है, ध्रुवों के सापेक्ष चक्कर लगाने वाले उपग्रहों को कहा जाता है पोलर सैटेलाइट। इन्हें क्या कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट, यानी कि ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा, सैटेलाइट ना कह के ऑर्बिट कहें तो और ज्यादा बेटर होगा, पोलर ऑर्बिट। ओके, पोलर ऑर्बिट। ध्यान देने वाली बात है कि पोलर ऑर्बिट जो होती है वो लियो कक्षा में होती है। जो पोलर ऑर्बिट होती है वो कितनी कौन सी कक्षा में होती है? लियो कक्षा में होती है। पोलर ऑर्बिट इज इन द लियो ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट कहाँ होती है? लियो कक्षा, यानी वही मैक्सिमम ऊंचाई कितनी, लगभग आपके 150 से लेके 2000 के बीच में। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहा जाता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य तुल्यकारी कक्षा। और बच्चे यही कक्षा, सूर्य तुल्यकारी कक्षा ही कहलाती है क्या? डॉन टू डस्क ऑर्बिट। डॉन टू डस्क ऑर्बिट, डॉन टू डस्क ऑर्बिट यानी सुबह से शाम तक। इस तरीके से अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इस तरीके से चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं और उनकी कक्षा होती है। अच्छा, एक बात बताएं कि क्या सभी पोलर ऑर्बिट लियो हैं? ऑल पोलर ऑर्बिट्स आर लियो? ट्रू, बट क्या सभी लियो पोलर ऑर्बिट है? क्या सभी लियो पोलर ऑर्बिट है? नहीं। ऑल पोलर आर लियो बट ऑल लियो आर नॉट पोलर। सभी ध्रुवीय कक्षाएं लियो होती हैं, लेकिन सभी लियो कक्षाएं ध्रुवीय नहीं होती हैं। क्लियर है? सभी ध्रुवीय कक्षाएं लियो नहीं होती हैं। क्लियर? चले देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया लियो कक्षा के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लें कि ये उपग्रह ध्रुव से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर गति करते हैं। वो भी हमने अभी आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर गति करते हैं। इसके अलावा हमेशा स्थानीय समय एक ही स्थान पर होता है, क्योंकि भाई ये सूर्य की स्थिति पे चल रहे हैं ना, सूर्य की स्थिति पे चल रहे हैं और सूर्य जहां होगा वहीं ऑर्बिट होंगे अपने, तो इसलिए इनका स्थानीय समय सूर्य के हमेशा के बराबर होता है। और यहाँ पर चूंकि ये लियो में है, इसलिए उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरे लगे होते हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमराज, यानी हम कह सकते हैं कि ये इमेजिंग सैटेलाइट्स भी यहाँ पर भेजे जाते हैं। कौन से सैटेलाइट्स? इमेजिंग सैटेलाइट जो कि इमेज लेते हैं, और इमेज अगर ले रहे हैं तो क्या है? पास में है ना, पास में, इसलिए इमेज ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लियो कक्षा होती है, और पोलर तो लियो ही है, वहाँ पर सुदूर संवेदी उपग्रह, IRS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सारे भेजे जाने हैं। ठीक है, तो IRS की श्रृंखला भी इसी कक्षा में स्थापित होते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अगला आता है बेटा भू स्थिर या भू तुल्यकारी कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है कि यदि हम माने कि ये हमारी पृथ्वी है, और अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है 0 डिग्री, जिसे आप इक्वेटर के नाम से या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर यदि भूमध्य रेखा के सापेक्ष इस प्रकार से कोई कक्षा बनी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
ये ऑर्बिट चक्कर कहाँ से कहाँ लगाती है, तो इट मूव्स वेस्ट टू ईस्ट। ये कहाँ से कहाँ चक्कर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट। मैंने चक्कर गलत बना दिया है, 1 सेकेंड दीजिएगा, हाँ 1 सेकेंड। देखिए रहेगी तो ये इसी तरीके से 0 डिग्री के सापेक्ष चारों ओर चक्कर लगाएगी। बस कहाँ से कहाँ लगाएगी, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाने वाली है, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर ही गति करती है ना, इसीलिए यह भी कहाँ से कहाँ चक्कर लगाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगी। कौन सी, किस कक्षा में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, भूतुल्यकारी कक्षा। कितनी ऊंचाई पर होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितनी ऊंचाई पर होगी, तो यह होगी 36,000 किलोमीटर से ऊपर हियो। लेकिन इक्वेटर, इक्वेटर यानी 0 डिग्री, पोलर ये थी यानी 90 डिग्री का कोण, हम कोण के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, तो 90 डिग्री का कोण, ये कितना हुआ, 0 डिग्री का एंगल। क्लियर है, 0 डिग्री एंगल। आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो ये हुई कौन सी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें इक्वेटर के सापेक्ष वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाया जाएगा। कितने किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी, अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाना है तो हमें कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है 3 उपग्रहों की। कितने उपग्रहों की आवश्यकता होती है, 3 भूतुल्यकारी उपग्रहों के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का फुटप्रिंट तैयार किया जा सकता है। अब आप बताइए कि ये जो कक्षा होंगी, जो कि हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जो कि 36,000 किलोमीटर पर है, यहाँ जो उपग्रह भेजे जाएंगे ये कौन से उपग्रह होंगे, ठीक। तो यहाँ जो उपग्रह भेजे जाएंगे वो मुख्य रूप से संचार उपग्रह होंगे। वे मुख्य रूप से संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे। वे मुख्य रूप से कौन से उपग्रह होने वाले हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे, यानी संचार उपग्रह होंगे, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वेस्ट टू ईस्ट घूमने के लिए इक्वेटर के सापेक्ष भेजे गए हैं। वहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाएंगे, संचार उपग्रह भेजे जाएंगे। अगला जो कक्षा हमें पढ़नी है वो है भूतुल्यकारी स्थानांतरण कक्षा, यानी कि ट्रांसफर ऑर्बिट। अब ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है, तो देखें नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थानांतरण, ट्रांसफर। नहीं, बचपन में आपने एप्लीकेशन लिखी होगी कि पापा का ट्रांसफर हो गया है, स्कूल से टीसी प्राप्त प्रदान करने की कृपा करें। तो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सही बात है कि नहीं, कि एक जगह पापा थे, पापा का ट्रांसफर हो गया तो किसी दूसरे जिले में चले गए, किसी दूसरे शहर में चले गए। ये ऐसे ही अब यहाँ पे ट्रांसफर पापा का तो नहीं होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा उपग्रहों का, मिशनों का, यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो स्थानांतरण कक्षा या जीटीओ ट्रांसफर ऑर्बिट होती क्या है, ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब है कि जैसे मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है, यहां बनाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका नाम चंद्रमा है। यहां चंद्रमा रखा हुआ है। अब पृथ्वी से कोई मिशन, फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3, कोई भी मिशन हमें पृथ्वी से कहाँ भेजना है, चंद्रमा पर भेजना है। कहाँ भेजना है, पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजना है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि बोल दिया गाड़ी चालू कर लो चला जा चंद्रमा तक, नहीं होगा, नहीं जा पाएगा भैया। कैसे जा पाएगा, क्या करना पड़ेगा हमको इसका स्थानांतरण करना पड़ेगा। अच्छा तो ये कैसे होगा, स्थानांतरण होगा स्थानांतरण कक्षा से। अब स्थानांतरण कक्षा क्या है, देखें कोई भी ऐसी कक्षा जिसका ध्यान दीजिएगा, वह कक्षा जिसका एपोजी लियो में है लेकिन पेरिजी जियो में है या हियो में है, वह कहलाती है स्थानांतरण कक्षा। ठीक, अब एपोजी और पेरिजी क्या हो गया,
पेरिजी का मतलब है पृथ्वी से निकटतम बिंदु पेरिजी है, और पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु, दूर वाला पॉइंट एपोजी होता है। पृथ्वी से पास वाला पॉइंट एपोजी है और दूर वाला पॉइंट, सॉरी, पास वाला पॉइंट पेरिजी है और दूर वाला पॉइंट एपोजी है। तो जिसका निकटतम बिंदु, ये जो निकटतम बिंदु है ये कहाँ है? निकटतम बिंदु लियो है, सॉरी, इसका निकटतम बिंदु क्या है? लियो है, ठीक। और इसका दूरस्थ बिंदु, एक सेकेंड, इसका निकटतम बिंदु लियो है, लियो लिख देते हैं यहां पे, लियो, LEO, इस तरीके से लिख दिया। और इसका दूरस्थ बिंदु, इसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है? हियो में है। इसे क्या कहा जाता है? जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। देखें, ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी यहां पर। ऐसे ही ऑर्बिट जो होंगी वो चंद्रमा की भी होंगी। देखें कैसे। अब देखें होता क्या है, काम कर कैसे होता है यहाँ पे। अब मान लो मैं चंद्रयान 1 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाना है। अब एकदम से तो नहीं भेजा जा सकता है। उस स्थिति में हम सबसे पहले चंद्रयान को पृथ्वी से कहां भेजेंगे बच्चे? तो पृथ्वी से हम इसको सबसे पहले भेज देंगे लियो पॉइंट पर, ठीक। अब ये अपना एक चक्कर लियो पे लगाएगा, पूरा इस तरीके से चक्कर लगाया, पूरा एक GTO कंप्लीट किया। फिर से इसको ट्रिगर किया, दूसरे पॉइंट पर भेजा, फिर से इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया चंद्रयान ने। फिर जैसे ही लियो के पास पहुंचा, इसको फिर से हमने ट्रिगर किया और अब की बार फिर से इस ऑर्बिट पे पहुंचा। अब जैसे ही ये हियो कक्षा में अंतिम ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचेगा, हम इसे यहां से ट्रिगर करेंगे। मान लेते हैं ये A पॉइंट, मानते हैं ये A पॉइंट है। जैसे ही B पॉइंट पर पहुंचा तो हमने यहाँ ट्रिगर किया और B पॉइंट से ये कहाँ चला गया? चंद्रमा की कक्षा में। अब चंद्रमा की कक्षा पे चक्कर लगाएगा। चंद्रमा की कक्षा लगा के जैसे ही चंद्रमा के निकटतम बिंदु पर आएगा, अंदर वाली कक्षा पे चला जाएगा। फिर अंदर वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसके बाद फिर से निकटतम बिंदु पे आएगा तो फिर अंदर वाली कक्षा में जाके चक्कर लगाएगा। और इस तरीके से चक्कर लगाता हुआ वह ऑब्जेक्ट कहाँ उतर जाता है? चंद्रमा पर उतर जाता है। समझ में आया? इसी तरीके से हमने चंद्रयान भेजे हैं, इसी तरीके से हमने मंगलयान भेजा है। जितने भी अंतर्ग्रहीय मिशन होते हैं, अंतर्ग्रहीय मिशन, ये जो कक्षा है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए। किन के लिए किया जाता है? अंतर्ग्रहीय मिशन। अंतर्ग्रहीय मिशन यानी कि इंटर प्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी मिशन, इंटरप्लैनेटरी मिशन क्या है? जो दो ग्रह या ग्रह और उपग्रह के मध्य हो, जैसे मंगलयान, ठीक है, जैसे कि मंगलयान। अब ये मंगलयान जो था ये पृथ्वी और मंगल के बीच का ग्रह, अंतर्ग्रही हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। जैसे कि चंद्रयान, चंद्रयान, चंद्रयान भी एक प्रकार से अंतर्ग्रही मिशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजा गया, किसी दूसरे उपग्रह पर भेजा गया है। तो ये हुआ GTO ट्रांसफर, GTO या फिर ट्रांसफर ऑर्बिट। याद रखिएगा कि इसका पेरिजी यानी निकटतम बिंदु, निकट बिंदु कहां पर होता है? लियो में। और इसका एपोजी यानी दूरस्थ बिंदु, दूर बिंदु कहां पर होता है बेटा? जियो में या हियो में होता है। ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? और इस तरीके से आपने मंगलयान मूवी देखी? मंगलयान मूवी जिसमें विद्या बालन जी पूरी तल के मंगलयान को भेज दी थी, वो यही था
कि जैसे ही पेरिजी के पास पहुंचे आप ट्रिगर कर दो, इंजन ऑन कर दो, क्योंकि एक निश्चित कक्षा में ना उपग्रह की ऊर्जा एक समान होती है। एक बार अगर किसी कक्षा में चला गया उपग्रह तो वहीं घूमता रहेगा। जैसे ही पेरिजी पे आता था, पेरिजी यानी पास वाला बिंदु, और पास भेजने के लिए आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी तरीके से मंगलयान, और मंगलयान बस नहीं, सभी उपग्रह जो अंतर प्लेनेटरी मिशन होते हैं वो ऐसे ही भेजे जाते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, बहुत भूस्थैतिक कक्षा से कम ऊंचाई पर स्थित एक प्रकार की अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, जिसको प्रमोचन यानों की सहायता से उपग्रहों को पहुंचाया जाता है। ठीक, प्रमोचन यान यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स की मदद से। ठीक, और इस पर जो थ्रस्टर की सहायता से, थ्रस्टर जो मैं बार बार आपको ट्रिगर करना बता रही हूँ, उसे थ्रस्टर कहा जाता है, उसके माध्यम से ऊर्जा देकर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजा जाता है। इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो डब्ल्यू हॉमेनपर्सन थे, जिन्होंने 1925 में इस कक्षा की खोज की थी। क्लियर है? तो किसके लिए उपयोग होता है जीटीओ? भूस्थैतिक जो हमारे इंटरप्लेनेटरी मिशंस होते हैं उनके लिए उपयोग होता है जीटीओ। ठीक, चले इसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं जो हम लगा लेते हैं, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम हर टॉपिक के बाद आपको 2-4 सवाल करवा दिया करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। चलिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटल पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट यानी भूस्थैतिक कक्षा का परिक्रमण काल कितना होगा? तो कितना होगा बच्चे? इसका सही आंसर है 24 घंटे, 24 आवर्स। हमने अभी अभी पढ़ा है। भूस्थैतिक कक्षा यानी कौन सी कक्षा? वह कक्षा जो कि आपकी 0 डिग्री इक्वेटर के सापेक्ष वेस्ट टू ईस्ट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रही है। अगर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसका ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर्स होगा। 24 आवर्स वही जो पृथ्वी का रोटेशनल पीरियड है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, भूस्थैतिक उपग्रह परिक्रमा करता है। ऑप्शन, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर या नियत ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर की ऊंचाई पर। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। एट एनी हाइट, एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, एट हाइट अबव द पोल, हाइट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, स्थिर ऊंचाई। और वह स्थिर ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक। 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक की कक्षा, नियत कक्षा पर चक्कर लगाता है कौन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का निर्धारण पृथ्वी के समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर किया जाता है? बहुत बढ़िया, ये सवाल बताता है कि आपने लास्ट क्लास रिवाइज की है कि नहीं। ठीक, तो पृथ्वी का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? 100 किलोमीटर है ना। 100 किलोमीटर कौन सी रेखा है? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि यह कार्मन लाइन है, यानी कि कार्मन रेखा है। पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊपर कार्मन रेखा से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, कार्मन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भूतुल्यकारी कक्षा किस ऊंचाई पर स्थित है? यानी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहाँ पर है? तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये सवाल आपके इसी टॉपिक में से थे जो टॉपिक आपने अभी अभी कंप्लीट किया है। क्लियर है? इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में सैटेलाइट से शुरुआत करेंगे। यहाँ तक का पहली 2 क्लासों को आप रिवाइज करें, अपने डाउट्स क्रिएट करें और पढ़ते रहें। जय हिंद।